गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। मैं देवी सिंह सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके लिए लेकर के आया हूँ इंडियन हिस्ट्री का जो वीडियो नंबर अपना है 7। तो वीडियो नंबर 7 में आपके लिए लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ और हिस्ट्री के साम्राज्य के बारे में। आज हम बताएंगे आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में और भी साम्राज्यों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाती है हमारे देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल पर। यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाती है जहाँ से भी हम वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आपको ये तो पता ही होगा, जो फ्रेंड्स हमारे रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं उनको पता है कि सर डेली वेजेज 4-6 वीडियो अपलोड कर ही देते हैं। तो देखिए, चलते हैं अपने काम की तरफ। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही नाम है ये, ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मैगस्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने के पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम बिंदुसार की तरफ। बिंदुसार कौन था, कब इसने राज्य किया? बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय
का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीन को और बाद में अशोक को भेजा। एथिनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सम्राट अशोक की तरफ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवनति का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नामक का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों को आजीविकों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोसाल ने की थी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनके लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्ठी, ग्रीक और एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्म लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी पेंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई। अशोक के मुख्य शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ये बड़े ध्यान से आपको देखना है वीडियो। बहुत ही मैं धीरे धीरे इसको मैं करा रहा हूँ। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राज्य के अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौर पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। 6ठा शिलालेख, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां
शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्रियों, महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। पृथक शिलालेख में यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे लिए बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर दिया मौर्य प्रांत और राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, अवनति राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग की राजधानी तोसली, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी, प्रासी पूर्वी प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की काफ़ी जांचा परखा जाता था। उसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आयर पुत्र राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ मंत्री, पुरोहित, मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, देवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आर्य का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर, पौर, नगर का कोतवाल, व्यावहारिक, मुख्य न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। आगे चलते हैं। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे।
नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी पहली 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। सैन्य समिति एवं उनके कार्य समिति कार्य: प्रथम जल सेना की व्यवस्था, द्वितीय यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तृतीय पैदल सैनिकों की देखरेख, चतुर्थ अश्वारोहियों की सेना की देखरेख, पंचम गज सेना की देखरेख, षष्ठम रथ सेना की देखरेख। इसके बाद में हम चलते हैं। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभापद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवी कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने 185 ईसा पूर्व में ही कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। इस प्रकार फ्रेंड्स, देखिए हम आपके लिए कितनी गहराई से और कितनी मेहनत से आपके लिए हमने इंडियन हिस्ट्री से ये टॉपिक आपका लिया। मौर्य साम्राज्य आपका बिल्कुल एक साइड से समझ में आ गया होगा। यदि आपको लगता है ये चैनल और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और जो आपके अपने साथी हैं उन सभी को बताइए कि देवी सिंह ट्यूटोरियल्स पर रेगुलर जो आपके वीडियोज़ हैं वो अपलोड होते रहते हैं और वहाँ से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकें। थैंक यू।